तो आज पहले लेक्चर की शुरुआत है पॉलिटिकल थ्योरीज से। पॉलिटिकल थ्योरीज क्यों पढ़नी है और उसमें से क्या पढ़ के बेसिकली एनालाइज क्या करना है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरीज का कभी नहीं आता, ठीक है, पर जब हम आंसर राइटिंग करेंगे हम इसकी डायरेक्ट आंसर राइटिंग भी करेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। बेसिकली जो पॉलिटी आपका सब्जेक्ट आएगा उसके लिए जो आपको पॉइंट्स बनाने हैं, इंट्रोडक्शंस बनानी है और खासकर जो एसे लिखना है, ये सारी चीजों में आपका पॉलिटिकल थ्योरीज सब्जेक्ट काम आएगा, ठीक है। तो इस कारण इसे करना जरूरी है। तो अच्छे से पढ़ना, एक एक फिलोसोफर उसने किस चीज बारे क्या बोला है, बिकॉज अगर आप इंट्रोडक्शन में किसी को कोट करते हो उसकी कोटेशन पता होनी चाहिए कि तुम ऐसा नहीं है कि किसी और का प्रिंसिपल किसी और के नाम के साथ लिख दोगे। जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसे पॉलिटिकल थ्योरीज अच्छे से पता होगा। जो इंडियन पॉलिटी है किसी भी चीज का पेपर चेक कर रहा होगा, इंडियन पॉलिटी का खासकर, उसे पता होगा कि ये चीज इसने नहीं बोली है, तो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। तो सही नाम के साथ सही कंसेप्ट याद होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके साथ ही बोर्ड ओपन करते हैं और वर्डिंग कभी भी एज इट इज नहीं लिखनी होती, क्योंकि तुम्हें सेम क्वेश्चन तो आने ही नहीं वाला। ये जो क्वेश्चन है ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आने वाले। वर्डिंग्स तुम्हें डिराइव करनी आनी चाहिए। अभी भी मैं जो तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुम्हें इसके बाद आंसर राइटिंग में, अभी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हम जैसे सिर्फ इंट्रोडक्शन बनाना इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। तो वो इंट्रोडक्शन बनाने के लिए मैं कुछ आपको इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन दूंगा, पर मैं आपको कहूंगा कि आपकी इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरीज से होनी चाहिए। इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स पे चैप्टर हो गया, प्रीएम्बल ही हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कोई भी प्रेसिडेंट का चैप्टर हो गया, उसकी किसी तरीके से जो इंट्रोडक्शन बनानी है वो इसमें से यूज करके बनानी है। मतलब जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे उसके मुताबिक लिंक कैसे करना है वो आपके ऊपर है। पॉइंट्स आपके सामने, तरीका आपके सामने, मैं आपके साथ डिस्कस किया करूंगा उसके बाद कि क्या क्या यूज कर सकते थे आप, कैसे कैसे यूज कर सकते थे। आपके भी जो सबसे क्रिएटिव आंसर होंगे उसे भी हम देखेंगे, पर एटलीस्ट लिखने की कोशिश करनी है, लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस हम फुल फ्लेश इनके आंसर्स भी लिखेंगे, उसमें ऑब्वियसली पॉइंट्स सेम आ सकते हैं। हाँ, वो वर्ड नहीं, ऐसे भी तो अगर या तो वर्डिंग एज इट इज लिख सकते हो अगर याद है, पर हर एक की याद रखनी बहुत मुश्किल होती है। तो हर एक का बेसिक कंसेप्ट याद रखोगे, उस फिलोसोफर ने बोला क्या है या क्या प्रिंसिपल दिया है। तुम हमेशा कोट कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ऐसा है, तुम्हें कोटेशंस में उसे कोट्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। कि किसी ने भी, मोंटेस्क्यू ने ये दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है, ठीक है, निशा ने ये दिया है, सोक्रेट्स ने ये दिया है, कुछ भी आप यूज करोगे उसे इस तरीके से यूज करना। क्लियर है। और सच मैंने ये नहीं आपको पॉलिटिकल थ्योरीज ओपन करनी थी, मैंने एक बार तो पॉलिटिकल थ्योरीज, तो सबसे पहले हम फिलोसोफर्स की स्टडीज में सब कुछ देखो कवर्ड क्या क्या होगा। सबसे पहले हम कंसेप्ट से शुरू करेंगे। अथॉरिटी क्या होता है, पावर क्या होता है, लेजिटिमेसी क्या होता है, स्टेट क्या होता है और सॉवरेनिटी क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉवरेनिटी तक है। कल हम सॉवरेनिटी से लेके, मतलब सॉवरेनिटी तक आज करेंगे, कल डेमोक्रेसी से लेके इक्वालिटी तक। अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को ध्यान से देखो,
खासकर जो कल वाला लेक्चर होगा डेमोक्रेसी से लेके इक्वालिटी तक, यही आपका इंडियन पॉलिटी के कहीं ना कहीं चीजें यूज होती है। ठीक है, तो इनसे इंट्रोडक्शंस ऐसे निकालनी है। आपको जिस चीज का क्वेश्चन आया, डेमोक्रेसी का क्वेश्चन या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का, उसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहीं से निकाल सकते हो। मतलब क्वेश्चन कह दिया, इंट्रोडक्शन का कोई ना कोई लाइन यहां से निकाल सकते हो। क्लियर है? तो इसके बाद हम अलग से गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन तीनों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब भी करेंगे। उसके अलावा पॉलिटिकल थिंकर्स अलग अलग और पॉलिटिकल थिंकर्स इंडिविजुअली भी स्टडी करेंगे। सोक्रेट्स ने क्या बोला था, प्लेटो ने क्या बोला, एरिस्टोटल और एन नंबर ऑफ पीपल हम स्टडी करेंगे। ये जो सारे लोग हैं, इन्होंने भी, जैसे कि आपको पेपर में एजुकेशन के ऐसे भी आ सकते हैं, इंडियन सोसाइटी का एजुकेशन का कोई टॉपिक भी आ सकता है, तो इनमें ऐसी चीजें भी कवर्ड हैं कि एजुकेशन के कोई आपको पॉइंट लिखना पड़े, दैट्स वो एसे आ गया। एसे के अंदर एक पैराग्राफ आप किसी ना किसी की थ्योरी एक्सप्लेन करने में पूरा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेंस देनी है अपने एसे में, तो वो ऐसे ही दी जाती है। किसी ने क्या सजेशन दिया है, उसे किसी और के थॉट प्रोसेस से भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें आपको अब अपने माइंड में रखनी है। जो आपको मेंस की करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी मिलेंगी, जब उसे भी पढ़ोगे, आपका जो उसके टेस्ट हुआ करेंगे ना मेंस की करंट अफेयर की मैगजीन, आंसर राइटिंग का तो टेस्ट होगा ही होगा, एक स्पेशल टेस्ट इस चीज का हुआ करेगा कि कोई भी 10 फैक्ट बच्चों के बारे में लिखो, कि चिल्ड्रन के फैक्ट लिखो, तो आपने जितनी मेमोरी नॉलेज है वो टेस्ट होगी। क्योंकि अगर फैक्ट याद रहेंगे तभी तो पेपर में लिखोगे। एफडीआई के 5 फैक्ट मेंशन करो, ठीक है, ये भी मैं टेस्ट लूंगा, ताकि जब फैक्ट्स याद रहेंगे तभी तो मेंस में फैक्ट लिख पाओगे, वुमेन एजुकेशन के इन स्पेसिफिक। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी के, वैसे के मेंस मैगजीन से वो फैक्ट भी याद रखना। ठीक है, इंट्रोडक्शन पॉइंट्स तो करनी है, पर ये भी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ मॉडर्न टाइम की पर्सनालिटीज भी हैं, महात्मा गांधी से लेके आपके अब्राहम लिंकन से लेके नेपोलियन, विंस्टन चर्चिल, माओ जेडोंग, ये सब भी हम इसमें करेंगे। तो और टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है? क्या होता है अथॉरिटी? हाँ जी, क्या होता है अथॉरिटी? कभी सुना? हाँ, किसी के ऊपर कोई प्रभाव हो आपका, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो। अगर आप किसी के डिसीजन मेकिंग को, किसी के लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आपकी अथॉरिटी है उनके ऊपर। आप अपने पेरेंट्स की बात क्यों सुनोगे? क्योंकि उन्होंने अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर मनवाई हुई है। ठीक है, क्लियर है? तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी आपके ऊपर मनवाई हुई है। वैसे ही सरकार, आप सरकार की बात क्यों सुनते हो? सरकार के जितने भी कानून बनाए हुए हैं वो क्यों मानते हो? क्योंकि सरकार अपनी पहले तो अथॉरिटी मनवाती है, और अगर कोई ना माने तो पनिशमेंट देने तक भी जाएगी ताकि उसकी अथॉरिटी चैलेंज ना हो। ठीक है, कल जब तुम एसडीएम या डीसी के ऑफिस में बैठोगे, तुम एक अथॉरिटी पे बैठे हो, तुम्हारा रुतबा नहीं है, उस कुर्सी का रुतबा है। अथॉरिटी उस कुर्सी के साथ जुड़ी हुई है। जब तक उस कुर्सी पे नहीं हो, कोई अथॉरिटी नहीं थी ना, उस कुर्सी पे होगी अथॉरिटी होगी। जिस दिन रिटायर हो गया अथॉरिटी फिर से खत्म। तो वो कुर्सी की अथॉरिटी है जो तुम बोरो कर रहे हो, उसके कारण बेसिकली तुम डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, तो उसे अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, अथॉरिटी पर कभी भी इलीगल या इलेजिटिमेट नहीं हो सकती। लेजिटिमाइज या
लीगल और लेजिटिमाइज का फिर मतलब क्या है? मतलब मैंने तभी नहीं हो सकती, तभी मैंने बोला था लीगल और लेजिटिमाइज का मतलब क्या है? क्या अथॉरिटी हमेशा लीगल और लेजिटिमाइज होनी चाहिए? देखो, अथॉरिटी लीगलाइज्ड का मतलब है कि किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू अथॉरिटी डिलीवर हो रही है, कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके थ्रू अथॉरिटी डिलीवर की जा रही है, ठीक है। लेजिटिमाइज्ड उसी अथॉरिटी ने उसे लेजिटिमाइज किया हुआ, मतलब उस इंस्टीट्यूशन ने उसे लेजिटिमाइजिंग फॉर्मेट में डाला हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई भी, देखो लीगल और लेजिटिमाइज का मतलब है कि ये हमेशा RBI, चलो दोबारा आर्बिट्रेरली यूज नहीं की जा सकती। आर्बिट्रेरली होता है मतलब रोग मैनर में, रफ मैनर में, कि जैसा तुम्हारा मन चाहा वैसा नहीं यूज कर सकते। हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा जिसे यूज करते हुए एक्चुअली तुम अपनी अथॉरिटी चलाओ। क्लियर है? अब इसके अंदर जो आपके मैक्स वेबर, बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं मैक्स वेबर, इन्होंने अथॉरिटी के लेजिटिमेट होने के 3 सोर्सेज बताए कि 3 तरीके की ही अथॉरिटी हमेशा लेजिटिमाइज हो सकती है। सबसे पहली है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी हमेशा कस्टम्स, हैबिट्स और सोशल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। देखो, ये आपके पेरेंट्स का स्ट्रक्चर भी आ गया कि आप पेरेंट्स की बात क्यों मानोगे, या कहते हैं ना कि बड़ों की बात माननी चाहिए, क्यों माननी चाहिए? कभी सवाल क्यों नहीं उठा के देखा? उठाते हो तो वापस जवाब भी आता है फिर, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी बनी हुई है कि पेरेंट्स ही सही फैसला करेंगे वैसे करके, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें आपका रिलीजन सबसे बड़ा सोर्स है। रिलीजन आपसे बहुत तरीके से अपनी अथॉरिटी मनवाता है। कौन से दिन आप कौन सा खाना खाते, वेज या नॉन वेज, ठीक है। फिर कब पूजा पाठ, उनके भी दिन, आपकी फेस्टिविटी भी रिलीजन से बंधी हुई है, ठीक है। तो आपके आसपास मैरिजेस, हर फंक्शन कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़ा है। तो ये कस्टम्स के थ्रू रिलीजन अपनी अथॉरिटी हमेशा मनवा के रखता है। रिलीजन से अपने आप को डिटैच करना एक सोसाइटी के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। चाइना ने करने की कोशिश की, चाइना भी नहीं कर पाया पूरी तरीके से अपने आप को डिटैच, ठीक है। जब माओ जेडोंग पावर में आए थे, जब कम्युनिस्ट आए थे, कम्युनिस्ट हमेशा रिलीजन के अगेंस्ट होते हैं। उन्होंने चाइना में रिलीजन खत्म करने का सोच लिया था, पर चाइना में तब भी रिलीजन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कस्टम्स हैं जो खत्म करने बहुत मुश्किल है। दूसरी होती है करिस्मेटिक अथॉरिटी। ये किसी लीडर, किसी पर्सन की हमेशा अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स को तुम इसलिए भी उन वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो जहां पे तुम्हें क्वेश्चन कभी आ सकता है कि लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि जब वो किसी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपको एथिक्स में भी इसकी हेल्प मिल सकती है डिसीजन मेकिंग में। दूसरा, कोई आपको ऐसे आ जाए कि कैसे लीडर्स या पॉलिटिशियंस लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिशियन को सिर्फ एक गुण चाहिए होता है बोलने का। अगर उसे बोल के लोगों को अपनी बात मनवानी आती है, वो कामयाब पॉलिटिशियन है। तो यही चीज करिस्मेटिक अथॉरिटी बनाता है इसकी। क्लियर है? थर्ड इज लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी लेजिटिमेसी और फॉर्मल रूलर के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर्मल रूलर का मतलब है कि कोई ना कोई इस्टैब्लिश्ड लॉ हो जिसके थ्रू अथॉरिटी आ रही है। जैसे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है,
कॉन्स्टिट्यूशन आपके प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव्स सबका रोल स्पेसिफाई करता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सबका रोल वो स्पेसिफाई करता है। उन सबको जो भी अथॉरिटी मिल रही है, पार्लियामेंट जो आपका कानून बना पा रही है, अगर आपको ये यहां पे भी आप यूज कर सकते हो कि पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग अथॉरिटी किस हद तक, लिमिट्स क्या है, उसमें आप अथॉरिटी का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो कि मैक्स वेबर ने लीगल रैशनल अथॉरिटी, ये आपके पेपर में आप लिख सकते हो। जब अमेंडमेंट पावर लिमिट करने की बात आए, कभी क्वेश्चन आए अमेंडमेंट के ऊपर कि पार्लियामेंट की पावर कितनी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, तो इसमें आप हमेशा लिख सकते हो कि मैक्स वेबर ने लीगल रैशनल अथॉरिटी के बारे में मेंशन किया, जिसमें हमेशा एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल के अंदर अंदर ही वो अथॉरिटी यूज कर सकते हैं, जैसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर लगाया। तो एग्जामिनर जब पढ़ रहा है, देखो अमेंडमेंट के बारे हर बच्चा लिख रहा है, जो आपकी लक्ष्मीकांत में अमेंडमेंट लिखी होगी, ये अमेंडमेंट है, ये लिमिटेशन है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो सबने लिखा है। आपका आंसर क्यों अलग दिखे, थ्योरीज इसलिए मेंशन करनी जरूरी है, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। आप इस कंसेप्ट को, ये मैं आपको कुछ जो मुझे इस सेम कंसेप्ट याद आ रहे हैं उसमें मैं यूज कर रहा हूं, पर फील फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तुम्हें और भी जगह पे ये चीजें रैशनल लग सकती हैं। हमेशा सोचना आंसर लिखते हुए कि कोई पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट अप्लाई हो सकता है। अगर आपको वो टचिंग लगता है, लिख देना, मेरे साथ डिस्कस कर लेना, फिर हम डिस्कशन के थ्रू देख लेंगे कि क्या वो वहां पे सूटेबल था या नहीं था, पर पहले रिस्क लेके देखो। क्लियर है? नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ पावर। पावर का कंसेप्ट, तो पावर क्या होती है? हाँ जी, पावर क्या होती है? पावर अथॉरिटी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट को मनवाने के लिए तुम्हें लोगों के ऊपर पहले पावर मनवानी पड़ती है, ठीक है। अथॉरिटी तुम्हारी बिना पावर के नहीं हो सकती। तुम्हें कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेट फोर्स चाहिए जो तुम्हारी अथॉरिटी मनवा सके। फोर्स का हमेशा ये मतलब नहीं है कि लाठीचार्ज ही करवाना है। फोर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी जो इन्फ्लुएंस करने की पावर है, आपकी जो बोलने की पावर है, वो भी एक पावर, मतलब जो आपकी बोल है वो भी एक पावर है। अगर आप बहुत अच्छे ओरेटर हो, ओरेटर का मतलब जो बहुत अच्छा बोल सकता है, तब भी लोग आपकी इस पावर को रिकॉग्नाइज करते हुए ही आपकी अथॉरिटी मानेंगे, ठीक है। और अथॉरिटी जब भी चैलेंज होगी, उसे रीस्टोर करने के लिए भी पावर चाहिए। उसमें भी फिर से फिजिकल फोर्स भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में तुम्हारे लोगों ने बिना पावर में, वही लगा लो आपके अलेक्जेंडर की सेना कभी कोई बहुत ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी, ठीक है, पर अलेक्जेंडर में गुण था कि वो थोड़े से लोगों को लेके इतना ज्यादा मोटिवेट करता था और वो लोग इतना ज्यादा उसमें विश्वास करते थे कि एक्चुअली वो सारी बैटल्स जीतता जाता था। वो उसकी पावर थी कि वो लोगों को कन्विंस कर लेता था कि हम जीत जाएंगे। 20,000 की सेना के साथ वो 5,000 लोग ही भिड़ जाते थे और तब भी जीत जाते थे, ठीक है। इसकी पावर थी कि उसने कैसे लोगों को कन्विंस किया। क्लियर है? तो इसमें आपको आज के मॉडर्न पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में भी सीखना जरूरी है पावर का क्या कंसेप्ट है। पावर आपकी दो टाइप की होती है, जैसे मैंने अभी वैसे बताया, फिजिकल भी होगी और दूसरी भी होगी। फिजिकल फोर्स का मतलब हो गया कोई ना कोई हार्ड पावर है, ठीक है, हार्ड कंसेप्ट है। दूसरी पावर होती है जब तुम लोगों को कन्विंस करते हो, होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हार्ड पावर का क्या मतलब है? हार्ड पावर का मतलब दो चीजों से होता है। हार्ड पावर का मतलब होता है
किस किस चीज से? या तो आर्मी, मतलब आपकी मिलिट्री माइट दिख रही है जैसे यूएसए, और दूसरे यूएसए के बाद दूसरा भी है कैपिटल, पैसा, कैपिटल या मनी, जो भी जैसे भी लिखना चाहो, कैपिटल ज्यादा बेटर वर्ड है, ठीक है। चॉइसेस ऑफ वर्ड मेंस में बहुत ज्यादा जरूरी है, लिखने को तुम मनी भी लिख सकते हो, कैपिटल ज्यादा बेटर सूटेड चीज है जब तुम पॉलिटिक्स के आंसर लिखते हो। क्लियर है? मतलब दोनों का सेम है। हाँ जी, हार्ड पावर मतलब कंट्री अपने बंदों को कैसे, मतलब अपने बंदों को कैसे पावर यूज कर रही है, ब्रॉड टर्म ऑल ओवर वर्ल्ड। हार्ड पावर का मतलब है कि अगर तुम दुनिया में अपनी मिलिट्री माइट बनवा सकते हो, ठीक है, जैसे अमेरिका कोई बात नहीं मानता, डेमोक्रेसी देने पहुंच जाता है, इस कंट्री को डेमोक्रेसी चाहिए। अमेरिका अपनी पूरी दुनिया में मिलिट्री माइट के लिए जाना जाता है। जो डॉलर डिप्लोमेसी है ना, एक डॉलर डिप्लोमेसी है, वो करेंसी की डिप्लोमेसी है, ठीक है। डॉलर डिप्लोमेसी होता है, देखो अमेरिका दो टाइप से अपने इंटरनेशनल रिलेशन चलाता है, या तो तुम उनकी मिलिट्री अलायंसेस के साथ जुड़ो, या उनकी पावर, मतलब मिलिट्री पावर को रिकॉग्नाइज करो, नहीं तो अमेरिका दूसरा तरीका जो अपनाता है वो होता है कि फाइनेंशियल एड देगा यूएस डॉलर्स में भर भर के, चाहे वो फूड में, मतलब कैश या काइंड में हो सकता है, या तो कैश दे देगा, ठीक है, कि इतने डॉलर्स की ग्रांट आ रही है, यार वो आ रहा है, या आपको होगा कि जैसे अफ्रीकन कंट्रीज को यूएस एड खाना देता है, मेडिसिन देता है, वो सब कुछ देता है, ये आपकी हार्ड पावर का हिस्सा बनता है, इससे तुम फिर मैनिपुलेट करते हो। जब तुम्हारी कंट्री कोई नहीं बात सुन रही तो तुम उसका पैसा जाना बंद कर देते हो, जब वो तुम्हारी बात सुन रही है तुम उसे पैसा देते रहते हो। चाइना भी तुम्हारा हार्ड पावर यूज करता है, क्योंकि चाइना की भी ये दोनों चीजें राइज पे हैं। चाइना सबसे ज्यादा दुनिया में एक्चुअली 2020 में रिचेस्ट कंट्री बन चुका है, यूएसए को ओवरटेक कर चुका है वो, पीपीपी टर्म्स में, आईएमएफ की रिपोर्ट में आ गया, ठीक है। तो आपका एक्चुअली चाइना दुनिया की रिचेस्ट कंट्री है। तो चाइना भी पूरी दुनिया में लोन बांटता घूम रहा है, जो उसके साथ साथ चूज करता है, वो अपनी पावर एक तरह से लोगों से मनवा रहा है। फिर क्या होता है, मतलब इस कंसेप्ट को तुम वहां पे भी यूज कर सकते हो। चाइना के अगेंस्ट चाहे जितना मर्जी लोगों को प्रॉब्लम हो, कंट्रीज को, इससे कोविड के चलते हुए, पर मैक्सिमम कंट्रीज अभी भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। क्यों? चाइना पैसे देता है उन्हें, पैसा किस देश को नहीं चाहिए, तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं। सिर्फ उन देशों को प्रॉब्लम हो रही है जिनकी पावर को एक्चुअली चाइना चैलेंज करता है। तो आपके यूरोप के टॉप नेशंस हो गए, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वही सारे देश बोल रहे हैं, जापान हो गया, वही सारे देश स्टैंड ले रहे हैं, बाकी सारे पैसे लेके खुश हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है पैसा किधर से आ रहा है, या जो क्रिटिसिज्म भी है वो सारा छुपा देता है। पर इंडिया एक सॉफ्ट पावर है। अब देखो इंडिया के पास हार्ड पावर नहीं है, ये हम आईआर में भी करेंगे। इंडिया एक हार्ड पावर नहीं है, इंडिया एक सॉफ्ट पावर है। हमारी मिलिट्री माइट बनवाने की भी पूरी दुनिया में पावर नहीं है, ठीक है। आर्मी की जगह मिलिट्री वर्ड लिखना था यहाँ पे, मिलिट्री माइट, ठीक है, वो ज्यादा, मिलिट्री माइट ज्यादा बेटर वर्ड है। इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, इन्फ्लुएंस हमें भी दुनिया में चाहिए, पर हमारे पास ना लोगों को देने के लिए ज्यादा पैसा है, ना हमारी मिलिट्री माइट है, तो हम कैसे लोगों से अपनी बात मनवाएं? हम करते हैं थ्रू कल्चरल टाइज, या जिन्हें कस्टम्स कह सकते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि हम कल्चरली लिंक्ड हैं। कल्चरली लिंक करके हम उन्हें अपने कस्टम्स के पास लाना चाहते हैं। जो ये योगा प्रमोट करने का, ये सब कुछ करने का प्रोजेक्ट इंडिया करता रहता है, इसका मेन मकसद है कि हम कैसे दुनिया तक अपनी अप्रोच पहुंचा सकें।
अगर दुनिया हमारे साथ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, इन सारी चीजों पे जुड़ती है, ठीक है, और उनके लोग हमारे कल्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया को अपने आप वैल्यू करेंगे। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर आपको ये भी पूछा जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए कि हार्ड पावर है, इंडिया एक सॉफ्ट पावर है, क्या ये इसका डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज में हमेशा, ऐसा नहीं है कि तुम कोई डिसएडवांटेज का पॉइंट नहीं लिखोगे, डिसएडवांटेज है तो इमीडिएटली कोई कंट्री तुम्हारे लिए क्यों कुछ करेगी, ठीक है, जो पैसे देगा उसके लिए करेगी ना। पर हार्ड पावर की एक लिमिटेशन है, जिस दिन वो डिक्लाइन होनी शुरू हुई, कंट्रीज भी तुम्हारे साथ से हट जाएंगे। सॉफ्ट पावर की लिमिटेशन नहीं है। जो कंट्री सॉफ्ट पावर काम करती है लॉन्ग रन में, जिनके साथ तुम कल्चरल टाई अप्स बनाओगे, वो तुम्हारे साथ बहुत लंबे टाइम के लिए खड़े रहेंगे। तो ये चीज आपके इस कंसेप्ट को ऐसे लिखना है, अगर आपको हार्ड पावर सॉफ्ट पावर इंडिया के कंसेप्ट में पूछा जाएगा। बाकी सारे यहाँ पे पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, फिलोसोफर से लिखे हुए हैं, उन्हें आप हमेशा यूज कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी सर, जो हमने करिश्मेटिक अथॉरिटी है, उसका बोला ना कि अपना मोस्टली स्पिरिचुअल लीडर से इंटरेस्ट होते हैं थोड़े से। बिल्कुल, तो कोई भी हो सकता है। देखो करिश्मेटिक हर एक पर्सन के लिए कोई अलग करिश्मेटिक पर्सन भी हो सकता है, रिलीजियस लीडर भी हो सकता है, ठीक है, आपका कोई मेंटर भी हो सकता है, आपका कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, जिसकी भी आप करिश्मा, पर्सनालिटी या उसके ऑरा से अट्रैक्टेड हो, वो उसका करिश्मा है। और उसकी पावर में भी फर्क हो सकता है ना कि उस अथॉरिटी की पावर क्या है। बिल्कुल, देखो अथॉरिटी और पावर हमेशा डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री। किसी कंट्री के लिए कोई चीज ज्यादा मायने रख सकती है, मतलब कंट्रीज में आपस में भी चाहे उनका बिहेवियर सेम हो, किसी कंट्री के लिए कोई चीज ज्यादा मायने रख सकती है, किसी चीज के लिए कोई कम। तो वो हमेशा डिपेंड करेगा एक कंट्री की अपनी नीड्स पे कि वो किसे रिकॉग्नाइज करती है। अब महात्मा गांधी करिश्मेटिक अथॉरिटी पे, हाँ, महात्मा गांधी एक करिश्मेटिक अथॉरिटी है जिन्हें पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, अपनी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल के लिए। आपकी इवन ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट अभी यूएसए में चल रही है, उसका बेसिक कंसेप्ट यहीं से इमर्ज होता है कि वो मूवमेंट को बहुत नॉन वायलेंट रखने की कोशिश की गई। ब्लैक लाइव्स या सिविल राइट्स जो ब्लैक्स के लिए मांगे गए हैं, लेट्स सपोज मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसमें नॉन वायलेंस का कंसेप्ट गांधी जी का जो वहां से इमर्ज हुआ था। जो आपके सिविल राइट मूवमेंट्स जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किए थे ना जिस पर्सन ने, वो मार्टिन लूथर किंग था यूएसए में, जिसने हाईलाइट किए थे। वो पर्सन गांधी जी को बहुत मानता था और उसने हमेशा बोला कि अगर तुम्हें एक्चुअली सिविल राइट चाहिए, गांधी जी का प्रिंसिपल बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक तुम पीसफुल हो, एक्चुअली स्टेट कभी भी वायलेंट नहीं हो सकती। तुम वायलेंट होगे तो स्टेट भी वायलेंट हो सकती है, ठीक है। पर लेट्स सपोज तुम पीसफुल हो और स्टेट वायलेंट होती भी है, सिंपैथी तुम्हारी साइड होगी, ठीक है, ये भी ऐसे काम करता है। क्लियर है? ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट हो? सर, कोई कंट्री अपनी कंट्री में अपने लोगों को कैसे कंट्रोल करती है, कुछ ऑप्शन हार्ड पावर के हिसाब से होता है। वो अथॉरिटी आप कैसे मनवाते हो, मतलब मैं ऑनलाइन भी क्वेश्चन बताता हूँ। एक कंट्री के अंदर लोगों को जो कंट्रोल किया जाता है वो कैसे कंसेप्ट होता है, वो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट नहीं है, वो आपका थर्ड चीज लेजिटिमेसी और उसके लिए पावर का जो कंसेप्ट है इससे जुड़ा हुआ है। पावर आप किस हद तक यूज करते हो और किस टाइप से यूज करते हो, वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी कंट्री कैसे चलती है। डेमोक्रेटिक कंट्री मैक्सिमम फ्रीडम देने की कोशिश करती है, आपकी अपनी मर्जी, फ्री विल वो देने की कोशिश करेगी। तो उसमें स्टेट जो है वो अपनी पावर को रिस्ट्रिक्ट करेगी, कम करेगी। पर कहीं पे कोई अथॉरिटेरियन रिजीम है, कोई डिक्टेटर है, वो उसे मैक्सिमम फोर्स तक यूज करेगा अपनी पावर को, ताकि उसकी अथॉरिटी कभी चैलेंज ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया? उसी के कारण जो देश हैं वो अलग अलग डिग्री की फ्रीडम देते हैं, जो आपके फ्रीडम इंडेक्स हैं वो इसी तरीके से तो बनेंगे। ठीक है, क्लियर है?
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर, सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन, द फिलोसोफर माइकल फॉकलेट saw power as a structural expression of a complex strategic situation in a given social setting that requires both constraint and enablement. ये वही चीज है जो अभी मैंने समझाई है। देखो, पावर बनाने के लिए कभी ये नहीं होता कि तुम 100% फोर्स पे उतरो, पर ये भी नहीं होता कि बहुत ही ज्यादा लीनियंट रहो। ठीक है, माइकल फॉकॉल्ट, ठीक है, माइकल फॉकॉल्ट ने क्या बोला है? माइकल फॉकॉल्ट ने ये बोला है कि तुम्हें अपनी पावर को हमेशा बैलेंस करना जरूरी है, कंस्ट्रेन भी रखना जरूरी है, पर एक एनेबलर बनना भी जरूरी है। कंस्ट्रेन का मतलब है कि लोगों के ऊपर कंस्ट्रेन भी रखोगे किस हद तक लोग कुछ कर पाए, पर ऐसा भी नहीं है कि फ्री विल दे दो, लोग एक दूसरे को चाकू मारी घूम रहे हैं, ठीक है, गन्स उठा के घूम रहे हैं, जिसका मन चाहा फायर कर दिया, जैसे अमेरिका में हुआ। हद से ज्यादा फ्रीडम भी बुरी होती है। स्टेट अपनी वहां पे अथॉरिटी नहीं मनवा पा रही, ये फेलियर है उनका, वो ज्यादा ही एनेबलमेंट में है। ठीक है, बिल्कुल, बथेरी बड़ी स्कूल्स में होता है उनके, वो ज्यादा ही फ्रीडम है। तो अगर स्कूल शूटिंग या ऐसे कोई एग्जांपल देना है, उसके साथ आप फॉकॉल्ट का ये मेंशन कर सकते हो कि फॉकॉल्ट ने बोला है कि हमेशा कभी भी आपको स्ट्रिक्टनेस के ऊपर आए कि क्या लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अप्लाई करवाने, कहीं पे लेट्स सपोज कोई पेपर तक कोई इंसिडेंस हो जाता है जहां पे हमने ज्यादा, पुलिस ने फोर्स यूज कर दी, ठीक है, या कहीं पे कोई दंगे इस कारण हो गए क्योंकि स्टेट ने सही टाइम पे एक्ट नहीं किया, तो तुम हमेशा ये फॉकॉल्ट की ये वाली लाइन यूज कर सकते हो कि स्टेट को फ्रीडम देनी जरूरी है कि लोग प्रोटेस्ट कर सकें, हर चीज कर सकें, वो एनेबलमेंट है, पर एक लेवल पे जाके कंस्ट्रेन डालना जरूरी है। ठीक है, ये एथिक्स के पेपर में भी हो सकता है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन। प्रोटेस्ट जब वायलेंट हो जाते हैं वहां पे ये चीजें, ऐसी स्टेटमेंट्स यूज हो सकती है। अगर कभी प्रोटेस्ट उससे जुड़ी हुई वायलेंस का आपको कभी क्वेश्चन आता है, क्योंकि यही तो स्पेसिफाई कर रहा है, ये क्लियर है, पर एक लिमिट तक करना है, बिल्कुल, क्योंकि आप कभी भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब होने दे सकते, पर डेमोक्रेसी है तो फ्रीडम भी देनी जरूरी है, तो दोनों चीजों को बैलेंस करो। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी नहीं? ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लो अभी इतने कंसेप्ट में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर क्या होते हैं? सबसे पहले होता है कि पावर एक कैपेसिटी है अपनी विल किसी के ऊपर इंपोज करने की। तुम क्या चाहते हो लोग सुने, तुम चाहते हो उन्हें फ्रीडम मिले तभी मिले, तुम चाहते हो उन्हें अब फ्रीडम ना मिले तो वो मिलनी बंद हो जाए। ठीक है, तुम्हारी विल इंपोज तुम करवाने की कैपेसिटी अगर रखते हो तभी तुम पावरफुल हो, नहीं तो तुम पावरफुल नहीं हो। यही तो पावर होती है। ठीक है, दूसरा, पावर इज रिलेशनल एंड इंटर रिलेशनल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमेशा पावर के लिए दो लोग हमेशा चाहिए, एक जो पावर मनाना चाहता है और एक जिसके ऊपर वो मनाना चाहता है, दोनों होने चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो एक जिसके ऊपर वो अपनी पावर मनाना चाहता है और एक जिसके ऊपर मनवाने, मतलब जो मनवाने वाला है, और एक जिसके ऊपर मनवानी है, दोनों चाहिए। अगर इनमें ये रिलेशन नहीं है, ठीक है, अगर ये वो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कि हम पावर कैसे, कौन इन्फोर्स करेगा और किसके ऊपर इन्फोर्स करेगा,
तो एक्चुअली पावर कभी सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, हमेशा एक लेड रूल्स के अंदर ये होना चाहिए था। हाँ जी, कहाँ पे? इन्वायरमेंट का मतलब, यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब जंगल नहीं है, इसका इन्वायरमेंट का मतलब सराउंडिंग। हाँ, सराउंडिंग, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड पॉइंट है पावर डिपेंड्स अपॉन इट्स यूज। पावर हमेशा अपने यूज के ऊपर डिपेंड करती है। तुम अगर लेट्स सपोज तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी है पर तुम उसे लागू ही नहीं करवाते तो तुम काहे के पावरफुल? ठीक है, अब कल डीसी हो, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में दंगे हो गए, तुमने किया कुछ नहीं, किस नाम की अथॉरिटी है तुम्हारे पास, किस नाम की पावर है? जब यूज करनी थी तब तो कर नहीं पाए। ठीक है, तो इस कारण जो पर्सन है उसकी जो पावर है वो उसी चीज में मानी जाती है कि वो उसे यूज कैसे कर पाएगा। अगर वो उसे यूज नहीं कर पा रहा या प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा, यूज कर रहा है पर प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा, तो पावरफुल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ पावर। सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स है उस नेशन के लोग। ओके, उस नेशन के लोग जो हैं वो सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, उस नेशन के लोगों से क्या मतलब है, वो कैसे पावर दे रहे हैं? हाँ जी, क्या मान के? वोट से भी पहले मान के। तुम्हें कौन तुम्हें इसी पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में रहना है? प्रेसिडेंट कह रहा है तुमने कहीं ना कहीं अपनी खुद की विल सरेंडर की है। जब तुमने अपनी विल सरेंडर की है तभी उनके पास पावर आई है। अगर तुम सरेंडर ना करते, बागी बन जाते, ठीक है, तो उनकी पावर को चैलेंज है ना, तुम्हारे ऊपर नहीं चल पा रही, ठीक है, तभी वो मिलिटेंट तुम्हें डिक्लेयर करेंगे और गोली मार देंगे। ठीक है, तो इस कारण हमेशा लोगों से पावर, मतलब अगर सारे लोग एक दिन कह दें कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तो एक किताब ही रह जाएगी ना। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज पावर में हमेशा लोग हैं। लोग मानने को तैयार हुए हैं इसीलिए पावर एग्जिस्ट करती है। लोग ना माने तो पावर क्या है? सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं ना कहीं हमने एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि किसके पास कितनी पावर होगी और वो उस पावर को कैसे यूज करेगा। वो चीज डिफाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को, एक पावर को एक स्ट्रक्चर देती है, एक बेस देती है। ठीक है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे कभी कोई क्वेश्चन लिख रहे हो उसे एज अ पावर सोर्स मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, वन ऑफ द सोर्स ऑफ पावर है वो, जिससे पूरी गवर्नेंस का सिस्टम चलता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री लॉज। देखो, पार्लियामेंट्री लॉज में इंडियन पार्लियामेंट और यूके की पार्लियामेंट में फर्क समझना जरूरी है। ये दो पार्लियामेंट, हमने जो एक्चुअली इंडिया में पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर अपनाया है, ये ऑलमोस्ट ये रिजेंबल करता है यूके से, क्योंकि वो हमारे ऊपर राज करके गए। उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया, हमने थोड़े बहुत चेंज किए उसमें, ऑलमोस्ट वो सारा स्ट्रक्चर सेम है। इससे क्या होता है कि उनकी पार्लियामेंट में कंपैरिजन का कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो वन ऑफ दी जो कंपैरिजन, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको कभी भी पावर के कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा यूके और इंडिया में, तो एक चीज याद, एक
पैरामीटर जिसके ऊपर आपने कंपेयर करना है वो है लिमिट्स ऑफ पावर। यूके में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई लिखी हुई किताब नहीं है। वहां पे सबसे सुपीरियर माने जाते हैं पार्लियामेंट के अपने खुद के लॉस। जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी वो देश का सबसे सुपीरियर चीज मानी जाती है। तो देश में जो बोला उन्होंने वही होगा, तो वही चीज यहाँ पे है। अपने आप ही वो लोगों द्वारा चुने गए हैं, बस वो अब खुद कानून बनाते हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, लोग एक बार चुने गए, वो कोई भी कानून बनाते हैं ना, पूछते तो नहीं है, वही चीज वहां है। बस फर्क इंडिया और यूके में ये आता है कि हमारे यहाँ पर लिमिटेशन है। हमारी पार्लियामेंट सिर्फ उस फील्ड तक काम कर सकती है जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उनके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मर्जी जो मर्जी काम करते रहे, ठीक है। पर बिहेव हमारी पार्लियामेंट ऐसे करती है कि जितनी मर्जी पावर है, मैं ये लिखना नहीं वैसे बता, ठीक है। ये जनरल वैसे आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द पॉइंट्स, ये चीज कहीं लिख के मत आ जाना कि हमारी पार्लियामेंट बिहेव ऐसे करती है, ठीक है। ये नहीं लिखना है, फिर बता रहा हूं। नेक्स्ट इज रिलीजियस स्टेटस। देखो आप एज अ पर्सन और आपकी सोसाइटी एज अ टोटल रिलीजन के क्या मायने देते हो, वो हमेशा फर्क डालेगा रिलीजियस स्टेटस पे, ठीक है। कि रिलीजन क्या वैल्यूज होल्ड करता है, आपके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस होल्ड करता है। कई लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं, वो उतनी ही ज्यादा रिलीजन की डोमिनेंस को मान रहे हैं, उतनी ज्यादा रिलीजन की पावर में, रिलीजन की पावर उनके ऊपर उतनी ज्यादा है, ठीक है। तुम रिलीजन को जितना चाहो, किसी भी चीज को जितना चाहो उतना मान सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा मानोगे उतना ज्यादा वो चीज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो खुद अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हम पावर इक्वेशन में कहां आते हैं जब रिलीजन आता है। नेक्स्ट इज करिस्मेटिक पर्सनालिटी। फिर से कि करिस्मेटिक पर्सनालिटी होगी, वो लोग तो अपनी बात मनवाई जाते हैं जिन्हें कुछ मनवाना आता है, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है ना। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर क्या है, पावर के फॉर्म्स क्या क्या है। लेजिटिमेट पावर, लेजिटिमेट का मतलब है जो सही सोर्स सही जगह से आ रही है, वो लेजिटिमेट होगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो किसी ऑफिस या किसी चीज को पोजीशन दी है, वो उसकी लेजिटिमेट जगह है। सेकंड इज रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर का मतलब होता है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखना। ये करिस्मेटिक लीडर्स में रेफरेंट पावर होती है। जो रिलीजियस लीडर्स है उनमें भी, मतलब सब में आ गई, वो अपने फॉलोअर्स को सबसे पहले लॉयल बनाते हैं अपनी तरफ। लॉयल बनाने से पहले उन्हें अपनी पावर का एहसास करवाना जरूरी है। वो पहले अपनी पावर का एहसास करवाएंगे, फिर उन्हें लॉयल बना के हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ के रखेंगे। ये फर्क है एक रेफरेंट पावर का, ठीक है। थर्ड इज एक्सपर्ट पावर। तुम किसी की कोई बात क्यों मानोगे, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि तुम उसे किसी फील्ड में कितना बेटर समझते हो। अगर तुम्हें पता है कि कोई पर्सन किसी चीज में एक्सपर्ट है, उसकी एडवाइस सही होगी, तुम उसे हमेशा पावर दोगे ही दोगे उस फील्ड में, क्योंकि उसी के थ्रू ही तो तुम नॉलेज डिराइव करने की कोशिश कर रहे हो। एक कारपेंटर भी अगर आपको बता रहा है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो आप अगर उसकी भी बात सुनते हो तो एक्चुअली आप एग्री कर रहे हो कि हाँ ये एक्सपर्ट है इस चीज में। और जब आपने उसकी एक्सपर्टनेस माननी है तो एक्चुअली आपने उसकी पावर भी माननी है, स्पेसिफिकली उस फील्ड में, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारी बातों में सुनने लग जाओगे, उस फील्ड में उसे आपने चैलेंज नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड पावर, और इसकी उल्टी अशकार जी, रिवॉर्ड पावर और दूसरी चीज है कोरेसिव पावर। ये दो ऑपोजिट कंसेप्ट है, रिवॉर्ड पावर और कोरेसिव पावर। रिवॉर्ड पावर का मतलब है किसी को
लालच देना कि अगर ये करोगे तो ऐसे होगा। ठीक है, मैम से बुक ले लेना। ये लो, ये लो। रिवॉर्ड पावर का मतलब है कि किसी को कोई चीज का लालच देना, पर रिवॉर्ड पावर की ना एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी, और वही लिमिटेशन कुरेसिव रिवॉर्ड का मतलब होता है किसी को कोई लालच देना, कुरेसिव का मतलब होता है सजा देके अपनी बात मनवाना, सजा का डर या सजा देके अपनी बात मनवाना। इन दोनों की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? रिवॉर्ड का लालच हमेशा बढ़ता जाएगा। पिछली बारी जो रिवॉर्ड मिला, अगली बारी रिवॉर्ड उससे ज्यादा ही कोई पर्सन उम्मीद करेगा, उससे नीचे कभी नहीं आ पाओगे, या वो लेवल या उससे ऊपर वाला लेवल ही चाहिए होगा। तो रिवॉर्ड से अपनी बात मनवाना हमेशा मुश्किल होता है। कोरेसिव इसका उल्टा काम करती है। कोरेसिव पावर एक टाइम के बाद काम करनी बंद कर देती है, क्योंकि लोग उसके यूज टू हो जाते हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा कोरेसिव पावर यूज करते हो कि टॉर्चर ही टॉर्चर, एक टाइम पे लोगों को आदत ही पड़ जाएगी कि यही लाइफ है, वो डरना बंद कर देंगे। तो हर टाइम ये पावर्स का बैलेंस चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद पावर के कंसेप्ट में आपको डाउट? अगला कंसेप्ट है आपका लेजिटिमेसी का। लेजिटिमेट, अब पावर और अथॉरिटी इसके बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकती। ये तीनों कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये फ्लो में तभी बनाए हुए हैं। पहले अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी का बेसिक पावर आया, पावर को मनवानी है तो लेजिटिमेसी चाहिए। लेजिटिमेसी का मतलब होता है एक्सेप्टेंस लोगों में। अगर तुम लोगों से ये नहीं मनवा सकते कि अगर तुम किसी दिन जाके लेट्स सपोज ऐसे वैसे किसी मोहल्ले में जाके डिक्लेयर कर दो कि इस मोहल्ले का आज से मैं राजा हूं, मान लेंगे लोग? नहीं मानेंगे। तो पुराने जमाने में लोग किसी को राजा क्यों मान लेते थे? तुम्हें तो कोई मान नहीं रहा। राजे अपने लिए दो टाइप्स में लेते होते थे। सबसे पहले रिलीजन की, रिलीजन के थ्रू वो लोगों को दिखाते थे कि भगवान को दिया है तुम्हारे ऊपर राज करने का। तो अगर तुम मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, तुम एक्चुअली भगवान को क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, तो रिलीजन के थ्रू मैं लेजिटिमेसी लेके आया। दूसरा, अब इस कंसेप्ट को कुछ लोग चैलेंज भी तो करेंगे, उनके लिए भी तो कोई सोल्यूशन निकालना है। उनके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए पनिशमेंट। जो नहीं मानेगा उसे पनिश किया जाएगा, और फिर तो ऑब्वियसली लोगों को मारना पड़ेगा। इस तरीके से वो अपनी पावर के ऊपर होल्ड बना के रखते थे। पर राजा जब भी कमजोर पड़ता था या कोई और आके अपने आप को बोलता था कि मैं हूं, और वो साबित कर जाता था, लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते थे। लोगों को कौन सा भी दीन नहीं मान रहा है। रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस रखता है, पर कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मुझे जो रूल करने का राइट आया वो रिलीजन के थ्रू नहीं आया। मतलब भगवान की कहीं कोई रोल नहीं है, उसने ये कभी डिनाई नहीं किया। आपके अलाउद्दीन खिलजी खिलजी ने सबसे बड़ी जो अथॉरिटी, मतलब कोई ऐसा राजा जिसने रिलीजन को सबसे क्योंकि बहुत ही गरीब से उससे आया था, तो खिलजी को कोई रॉयल ब्लड नहीं था वो, तो उसे कौन मानेगा कि इसे भगवान ने हक दिया राज करने का? तो उसने दूसरी अथॉरिटी रच के बनवाई है। उससे बड़ा टॉर्चर नहीं पैदा हुआ। उससे जो क्वेश्चन करता था मरवा देता था उसे। ये दो ही तरीके थे अपने आप को लेजिटिमेट प्रूव करने। आज के टाइम में तुम कल डीसी बनते हो, तुम्हारे पास क्या क्या प्रूफ है कि क्या लेजिटिमेसी है कि तुम ही डीसी हो? उस पावर को चलाने की क्या लेजिटिमेसी है तुम्हारे पास? थ्रू लॉज जो तुम्हें अथॉरिटी दी जा रही है वही तुम्हारी लेजिटिमेसी है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी है तब तक तुम्हारी अथॉरिटी भी बैठी है। गवर्नमेंट को लाभ, तुम्हारी
अथॉरिटी कोलैप्स। ठीक है, तो ये होता है लेजिटिमेसी, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू अपने आप का और अपने रूल को सही करवाना, ठीक है, उसे लेजिटिमेसी कहते हैं। क्या कभी ऊपर कभी क्या करी जा रही है, क्या चीज? पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लोगों में, पॉलिटिक्स में अपनी, मतलब पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का मतलब होता है पॉलिटिकल पावर को मनवाना। सोशल लेजिटिमेसी का मतलब होता है सोसाइटी में एक्सेप्टेंस लाना। बिल्कुल, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हमेशा सरकार ही पॉलिटिकली लेजिटिमेट है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इज कंसिडर्ड अ बेसिक कंडीशन फॉर गवर्निंग विदाउट व्हिच अ गवर्नमेंट विल सफर लेजिस्लेटिव डेडलॉक एंड कोलैप्स। हाँ, तो यही तो मैंने आपको बोला, अगर लोग, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होती क्या है कि लोग आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी, आपकी लॉ मेकिंग और लॉ को इंप्लीमेंट करने की पावर को रिकॉग्नाइज करते हैं। लोगों ने आपकी लॉ बनाने की और लॉ लागू करने की पावर ठुकरा दी, तो सरकार का कोलैप्स यही तो है। जो रूल ऑफ लॉ है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर टिका हुआ है ना। रूल ऑफ लॉ का कभी क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर तुम पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लिख सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ अपने आप में पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के ऊपर टिका हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर लोगों ने रूल ऑफ लॉ, जब तक तुमने मेंटेन, अगर रूल ऑफ लॉ मेंटेन करोगे तो तुम्हें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी मिलेगी। अगर आर्बिट्ररी रूल चलाओगे, मनमर्जियां करोगे, एक टाइम पे लोग भी तुम्हारी बात मानना छोड़ देंगे, तो कोलैप्स अपने आप आता है। वेनेजुएला में यही तो हुआ, पॉलिटिकल कोलैप्स ही तो आया अल्टीमेटली। लोगों ने, सरकार का डर ही खत्म हो गया लोगों में। स्ट्रीट्स में फायरिंग भी होती है, कुछ भी होती है, लोग हटते ही नहीं, ठीक है। यह भी रिसेंटली बथेरी कंट्रीज में हो गया, सिर्फ उसमें नहीं, बथेरी कंट्रीज में हो गया, लोगों में डर ही खत्म हो गया। ये अभी थाईलैंड में भी तो क्या हटा है, अभी भी चल रहा है। थाईलैंड में पुलिस राज्य के लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, हट ही नहीं रही, क्योंकि थक चुके हैं वो सरकार से और राजे से। मेन सोर्सेस ऑफ लेजिटिमेसी क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो लोग हमेशा सबसे लेजिटिमेट उस अथॉरिटी को मानेंगे जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की गारंटी दे सके। सरकार को तुम क्यों मानते हो? क्योंकि सरकार को जब तुम अपनी विल सरेंडर करते हो कि हाँ तुम हमारे ऊपर अथॉरिटी बनवा लो, उसके बदले सरकार भी तुम्हें एक गारंटी देती है कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी फ्रीडम्स की रक्षा करेंगे, ठीक है। तो सरकार की तरफ से वो गारंटी है कि तुम्हारी कोई भी बिना वजह जान नहीं लेगा। उसके बदले तुम भी सरकार को ये कहते हो कि हाँ हम तुम्हारी पावर मानते हैं, और तुम्हारी पावर में तुमने ये बोला है किसी और की जान नहीं लेनी, तो तुम भी नहीं लेते। यही तो सोशल बैलेंस क्रिएट करता है। एक की अथॉरिटी मानने से हम कैसे सोसाइटी को स्टेबिलिटी में लाते हैं, यही चीज तो ऐसे में भी आ सकती है और इसमें भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल वेलफेयर ऑफ इट्स पॉपुलेशन। लोगों की वेलफेयर करना, सरकार मतलब ख्याल रखना, बेसिक नीड्स का ख्याल रखना, वो सरकार का काम है। अगर तुम लोगों का ख्याल रख पाओगे, बेसिक नीड्स का ख्याल, साफ पानी, अच्छी सड़कें, ठीक है, साफ हवा, लोग और उनकी लाइफ, लिबर्टी, प्रोटेक्शन है, तो लोग तुम्हारी कभी भी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड इज स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट के लिए। अगर तुम्हारे लोगों में अपने देश के लिए देशभक्ति या अपने देश के लिए प्यार नहीं है, वो तुम्हारी पावर को भी नहीं मानेंगे। उन्हें अपने अगर देश से प्यार है, वो अपने देश को हमेशा स्टेबल रखना चाहेंगे और ग्रोथ के पाथ पे रखना चाहेंगे। ग्रोथ के पाथ पे रखने का मतलब है कि
वो तुम्हारी पावर को जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि वो फिर मानेंगे कि आपका मतलब मैं स्टेट को रेफर कर रहा हूँ कि स्टेट एक सही डायरेक्शन दिखाएगी कंट्री को और इसके खिलाफ नहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। आर्बिट्रेरी रूल जब भी होगा तब फालतू में कोई कंट्री के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगा। मतलब ये चीज नहीं होगी कि कोई चीज है या नहीं है, मतलब ऐसी चीज वो नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। अननेसेसरी जो गवर्नमेंट के काम में हिंड्रेंस है वो नहीं होगी। मतलब फालतू की कोई ऐसे नहीं कि बस वैसे कि इंडिया बर्बाद है, कुछ नहीं हो सकता इस देश का, ये नेगेटिव सोच है। ये तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारे मतलब मन में नेशनलिज्म नहीं है, वो दिखाता है। इंडिया बर्बाद क्यों है? अगर तुम ये कहते हो, तुम भी तो इंडियन हो, करो ठीक, तुम्हें कोई रोक तो नहीं रहा। ठीक है, नेशनलिज्म ये होता है कि अगर कुछ गलत है कैसे ठीक करना है, वो सोचना। ठीक है, तो देश के प्रति भावना होनी चाहिए, स्टेट के प्रति। तुम्हें सरकार के अगेंस्ट कभी लॉयल होने की जरूरत नहीं है। सरकार, गवर्नमेंट और स्टेट में फर्क है। आगे कंसेप्ट ऑफ स्टेट आ रहा है वैसे तो, गवर्नमेंट और स्टेट में हमेशा फर्क है। स्टेट का मतलब है तुम्हारा इंडिया, इंडिया एज अ स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट तो उससे चलाने वाली बॉडी है, वो तो हर 5 साल बाद बदल जाएगी। स्टेट परमानेंट चीज है। स्टेट बनती है लोगों से, कल्चर से, रूल से, वो हमेशा वहां रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, लोगों में नेशनलिज्म है, वो तभी पावर को, लेजिटिमेसी को रिकॉग्नाइज करेंगे, किसी लेजिटिमेट पावर को रिकॉग्नाइज करेंगे। नेशनलिज्म बिना एक सेंटर पीस के नहीं चल सकता। ऐसा नहीं होता मैं घर पे बैठे कल ही नेशनलिस्ट हो गया, मैं किसी चीज को सेंटर पॉइंट मान के अपना नेशनलिज्म दिखाऊंगा। ठीक है, इस मामले में लेजिटिमेसी मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अगर तुम नेशनलिस्ट हो, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ वफादार होना चाहिए। ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज किया तो तुम एंटी नेशनल हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अगर तुम वफादार हो, तुम नेशनलिस्ट हो। ठीक है, लास्ट है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब है, और स्टेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है, लेजिटिमेसी अगर तुमने अपनी मनवानी है ना, लोगों में हमेशा एक प्रोपेगेंडा देना जरूरी है। लोगों को बताना जरूरी है कि तुम्हें क्यों रिकॉग्नाइज करें वो एज अपना लीडर। ठीक है, तो तुम हमेशा कोई ना कोई आइडियोलॉजी, जैसे राजाओं का मैंने तुम्हें बताया कि वो रिलीजन का सहारा लेते थे अपने आप को दिखाने के लिए एज अ बिगर अथॉरिटी, तो वो आइडियोलॉजी के थ्रू ही होता था। ये तुम्हें प्रोपेगेंडा और आइडियोलॉजी देनी पड़ती है। अगर तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि मुझे क्यों लेजिटिमेट माना जाए, मेरी लॉन्ग टर्म में पावर और अथॉरिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग मेरे ऊपर ही सवाल उठाने लगेंगे। मुझे कोई ना कोई आइडियोलॉजी हमेशा एज अ स्टेट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ स्टेट। अब स्टेट क्या है, स्टेट का कंसेप्ट क्या है, खड़े हो। हाँ, कैमरा क्लियर है? कंसेप्ट ऑफ स्टेट क्या है? स्टेट अपने आप में, एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लो, उससे अपने आप समझ आएगा स्टेट बना किससे होता है। स्टेट के अंदर एक पॉपुलेशन होती है, एक फिक्स्ड टेरिटरी होती है, उसके अंदर एक गवर्नेंस का सिस्टम होता है, और वो सॉवरेन होती है।
ठीक है, ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। स्टेट और सरकार कंसेप्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क है। सरकार सिर्फ स्टेट को चलाती है, पर स्टेट के अंदर मतलब सरकार सिर्फ कुछ चुने हुए लोग हैं, स्टेट के अंदर सारी पॉपुलेशन आती है। पॉपुलेशन का कल्चर आता है, पॉपुलेशन जिस टेरिटरी तक फैली है वो आती है, एक कॉमन आइडेंटिटी तुम्हें स्टेट बनाती है। ठीक है, वन ऑफ द पावरफुल स्टेट्स जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मतलब एज अ स्टेटिज्म कंसेप्ट में पावरफुल स्टेट, वो है जापान। जापान ग्रुप ऑफ जो आइलैंड्स है ये सारे, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की भावना है। वो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म आता कहां से है? उनके स्टेट की आइडेंटिटी से आता है। वो अपने आप को एज अ जापानीज बहुत प्राउडली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जापानीज है कौन? जापानीज आपके पूरा एक सिर्फ एक फिक्स टेरिटरी नहीं है, उसके अंदर के रहने वाले लोग भी हैं। जापान की अपनी अथॉरिटी, अपनी इंस्टीट्यूशंस को भी वो रिकॉग्नाइज करते हैं उसके अंदर। तो जापान एज अ जो स्टेट है वो बहुत ही ज्यादा यूनाइटेड मानी जाती है। ठीक है, उन लोगों में डिफरेंसेस बहुत कम है। इंडिया में वन ऑफ द वीक एलिमेंट्स यही है कि हमारी आइडेंटिटी ओवर द रीजन बहुत ज्यादा वेरी करती है। तो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हर टाइम बना रहता है वो होता है कि सारी पॉपुलेशन को जोड़ के रखने का, क्योंकि फिक्स्ड टेरिटरी और पॉपुलेशन में तुम्हें कल्चर कहीं ना कहीं कॉमन करना जरूरी है। इंडियनाइजेशन पॉपुलेशन की बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जितनी टेरिटरी है उसके अंदर हमने लोगों को ओवर द टाइम जो एक भावना जगाई है लोगों में कि वो इंडियन है, तो अपने आप वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता जाएगा। बने भी हैं ओवर द टाइम, सिंस इंडिपेंडेंस काफी डेवलपमेंट हुई है इस फील्ड में, पर लगातार और भी हो रही है। ठीक है, इसे कंसिडर किया जाएगा। जो गवर्नमेंट होती है वो इसका सिर्फ एक सेंटर पीस, छोटा सा पीस है जो एक्चुअली ये पूरे के पूरे स्टेट को एक डायरेक्शन देता है, इसे गाइड करता है और इसका गार्डियन के तौर पे एक्ट करता है, इसे प्रोटेक्ट भी करके रखता है। स्टेट परमानेंट चीज है, गवर्नमेंट टेम्पररी चीज है, कुछ सालों बाद बदली जाएगी। क्लियर है? तो तुम हमेशा कभी पॉलिटी का आंसर या कुछ भी लिख रहे हो उसमें इंडियन स्टेट जब वर्ड मेंशन करोगे, इंडियन एज अ नेशन लिखना कई बार जरूरी नहीं होता, इतने वर्ड ना वेस्ट करो। इंडियन स्टेट अगर लिख दोगे कंसेप्ट क्लियर होता है कि तुम पूरे देश की पॉपुलेशन, देश के कल्चर, सारी चीजों को एक साथ मेंशन कर रहे हो। इंडियन स्टेट जब तुमने लिखा है जी, स्टेट और सिस्टम में क्या फर्क है? सिस्टम तो उसे चलाता है, हम सिस्टम हमसे बनता है। हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, सिस्टम हमसे बना। हमने कुछ लोगों को सिस्टम में बिठाया जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वो सब नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज हैं ये सारे गवर्नमेंट है, यही तो सिस्टम है। सिस्टम सिर्फ स्टेट को डायरेक्शन देता है, उसे गार्ड करता है और उसे मैनेज करता है, और उसको कोई काम नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है एक स्टेट का, पॉपुलेशन और उनका कस्टम और कल्चर। क्लियर है? स्टेट को पॉपुलेशन और गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं। हाँ कि हमने उनको बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नीचे जाके आपकी कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट भी दिया हुआ है कि इनमें क्या फर्क है। आपको कभी क्वेश्चन, ये एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि गवर्नमेंट और स्टेट के कंसेप्ट में फर्क क्या है। ठीक है, ये स्टेट सर्विसेज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये यहाँ पे ये सारे पॉइंट। हाँ जी, जैसे 1950 से तक हमारे पास जैसे पॉपुलेशन भी थी और जियोग्राफिकल बाउंड्री भी थी और हमारे पास सरकार भी बन गई थी अपनी, पर हमें एक हाँ जी बोलो सर हमारे पास जैसे सरकार भी बन गई थी, पर हम एक डोमिनियन स्टेट थे
तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं अपना स्टेट रेफर नहीं कर सकते फिर इंडिया को। समझ नहीं आया सर जैसे मैंने कहा कि मतलब आप क्वेश्चन 1950 पूछना तक, क्या चाहते हैं, मुझे वो नहीं समझ आया। जैसे आपने ये नहीं बोला कि हम स्टेट किस हाँ रेफर करते हैं 1950 जैसे तक। पॉपुलेशन। हाँ जी। तो उस केस में सर जैसे हमारे पास पॉपुलेशन भी आ गई थी, वो तो पहले से ही थी, और हमारे पास सर जियोग्राफिकल हाँ बाउंड्री भी थी, सरकार भी आ गई थी हमारे पास। हाँ पर हम एक ठीक डोमिनेंट है। डोमिनेंट स्टेट थी हमारी। तो उस केस में सर हम हाँ उसको हाँ स्टेट नहीं रेफर कर सकते। नहीं, स्टेट तो इंडियन स्टेट से एग्जिस्ट कर रही है ना प्री इंडिपेंडेंस भी, बस उसके ऊपर जो सरकार थी वो ब्रिटिशर्स की थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस वो हमारी होगी। स्टेट तो पहले भी इंडियन एज अ आइडेंटिटी जो है वो तो पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी। सर सोवरेनिटी तो नहीं थी हमारे पास। सॉवरेनिटी कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। सॉवरेनिटी वन ऑफ द कंसेप्ट है, और सॉवरेनिटी तुम्हारे पास नहीं थी, पर जो स्टेट तुम्हारे ऊपर रूल कर रही थी उसके पास तो थी। मतलब जो अल्टीमेटली चला रहा है उसके पास तो थी ना, तब ब्रिटिशर्स के पास थी। सी, पहले ब्रिटिशर्स हमें चला रहे थे, पर इंडिया एज अ स्टेट कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था। जब उन्होंने हमें आजादी दी, हमारे पास फुल फ्लेज सॉवरेनिटी आई। उसके बाद हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस अपने आप लेने लगे। उससे पहले इंटरनल लेवल पे जो लोकल लेवल गवर्नेंस के लेवल थे, लोकल गवर्नेंस के लेवल, वहां पे पहले भी बहुत ज्यादा स्टेटिज्म एग्जिस्ट करता था। भारतीय जो आइडेंटिटी, इंडियन एज आइडेंटिटी क्वेश्चन में नहीं थी, ठीक है। वो तो चलो डिस्प्यूट डाल के दो स्टेट का उन्होंने प्रिंसिपल बाद में क्रिएट किया, पर उससे पहले वो कंसेप्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, इंडियन एज अ नेशन, ठीक है। देश के अंदर यूनिटी होनी कभी जरूरी नहीं है, मतलब ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स है, यूनिटी होगी तो ज्यादा बेटर। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब है अगर ये होंगे तो देश और ज्यादा बढ़िया होगा, पर अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, अगर मैनेज कर सकते हैं। हाँ तो कई स्टेट्स में इक्वालिटी सब में नहीं होती। यूएसए को लगा लो, ब्लैक्स के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं, रेसिज्म कितना ज्यादा है, तो एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना यूएसए। नॉन एसेंशियल होगी तो देश और बढ़िया होगा, नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब होती है तो स्टेट और स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ, Aristotle has rightly stated that the state comes into existence out of the bare necessity of life and continues to exist for the sake of good life. स्टेट, लोग एक साथ रहना शुरू क्यों करते हैं? टेरिटरी और लोगों से बनती है ना स्टेट। एरिस्टोटल ने बोला है कि स्टेट और उसके अंदर मतलब गवर्नेंस का सिस्टम भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पहले तो लोग आपस में रहना क्यों शुरू करते हैं? लोग आपस में इसलिए रहना शुरू करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो शेयर कर सके, ठीक है। मैन एज अ सोशल एनिमल तभी एग्जिस्टेंस में आया। इसके अलावा जो आपका गवर्नेंस का सिस्टम है, मतलब बाय द कंटिन्यू टू लिव, जरूरत एक टाइम पे जाकर पूरी भी तो हो सकती है, फिर बंदा अलग क्यों नहीं हो जाता। गवर्नेंस का जो सिस्टम वो एस्टैब्लिश करते हैं, उससे अलग होना बहुत मुश्किल कर देता है, बिकॉज हम फिर रॉ एनवायरनमेंट में, रोग एनवायरनमेंट में अगर जाकर रहेंगे, हमें लगातार अपनी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का डर बैठा रहेगा, ठीक है। मतलब तुम सोसाइटी में रहते क्यों हो? ऐसा क्यों नहीं है कि कहीं उठा के जंगलों में जाके बस गए। तुम्हें फैसिलिटीज भी चाहिए, तुम्हें सिक्योरिटी भी चाहिए। तो एरिस्टोटल ने यही पॉइंट आउट किया कि लोग इसीलिए स्टेट के अंदर रहते हैं और उससे अलग होके नहीं रह सकते।
लाइफ नेसेसिटी है, ठीक है। तो ये सरकार के कंपैरिजन के पॉइंट भी दिए हैं, ठीक है। स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती है? स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती है? ये एक आइडल कंसेप्ट है, एग्जिस्ट वैसे नहीं करता। स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती है? स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब है जहां पे कोई गवर्नेंस का सिस्टम नहीं आया। एनार्की होनी भी जरूरी नहीं है, बस कुछ ऐसी सोसाइटी है, तभी मैंने बोला ना आइडल है। ऐसी सोसाइटी है कि जहां पे लोग एक साथ जो रह रहे हैं, उन्होंने कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बनाई उन्हें चलाने के लिए। वो कर क्या रहे हैं? वो आपस में खुद ही सारे मिलके फैसला कर रहे हैं कि क्या करना है, और आपस में काम भी इक्वली बांट रहे हैं। पर ये कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता कि कभी भी सोसाइटी हमेशा स्टेटलेस रह सके, क्योंकि काम बांटना भी है। अगर किसी ना किसी को तो तुम्हें अथॉरिटी देनी पड़ेगी मैनेज करने की, वहां पे वो स्टेटलेस सोसाइटी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। पर अगर एग्जिस्ट कर पाए, ये क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होगी, किसी में कोई भेदभाव कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब बराबर है। स्टेटलेस सोसाइटी में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, सब बराबर है, सब मेहनत कर रहे हैं, सब बिजी है काम में, तो सब बराबर, मतलब क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सबको पे अकॉर्डिंग टू नीड पड़ रही है, जितनी जरूरत है उतना उसके बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग उसे पैसे मिल रहे हैं। तो कोई ज्यादा अमीर कोई ज्यादा गरीब भी नहीं होगा, सबको जरूरत का पैसा मिल रहा है। एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, तभी ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और इसमें वॉलंटरी, तीसरा वॉलंटरी एसोसिएशन होती हैं कि लोग खुद डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनते हैं, खुद कंट्रीब्यूट करते हैं और खुद ही उससे बेनिफिट्स डिराइव भी करते हैं। Ruler and the ruled. Thomas Hobbes believed that only true and correct form of government was the absolute monarchy. Hobbes believed firmly in monarch's absolutism, or the belief in king's right to wield supreme and unchecked power over his subjects. This belief stemmed from the central tenet of Hobbes' natural philosophy that human beings are at their core selfish creatures. Only a form. See, relation of ruler और ruled. रूलर और रूल्ड दो, मैंने आपको बताया ना, दो ही अथॉरिटीज होती हैं अल्टीमेटली। पावर के लिए दो लोग चाहिए, इंटर रिलेशनल रिलेशन जो अथॉरिटी थी, एक जो रूल मनवाए और एक जो रूल माने, दो ही लोग चाहिए ना। अब इसमें दो टाइप से चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, या तो तुम्हारी पार्टिसिपेशन ली जाए, या मैं अपनी एब्सोल्यूट पावर तुम्हारे ऊपर फोर्स करूं, ठीक है। किस डिग्री तक मैं अपनी पावर मनवा रहा हूं, वो बताएगा कि रूलर और रूल्ड में क्या रिलेशन। जितना स्ट्रिक्ट उतना एब्सोल्यूटिज्म, जितना लीनियंट उतना डेमोक्रेटिक, ठीक है। वेलफेयर स्टेट क्या होती है? एज ए कंसेप्ट वेलफेयर स्टेट, आपको कभी पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेलफेयर स्टेट, बिकॉज इंडिया खासकर इस साल कोविड के चलते हुए वेलफेयर स्टेट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होती है वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट होता है कि अगर सरकार अपने लोगों की बेसिक नीड्स का ख्याल रख पाए, वो एक वेलफेयर स्टेट है। सिर्फ बेसिक नीड्स का, समवन टू काउंट ऑन। क्या अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में, लेट्स सपोज वो बिल्कुल पर्सन फेल हो जाता है, क्या वो सरकार के ऊपर काउंट कर सकता है कि उसे खाना तो एटलीस्ट खिलाई देगी, उसे रहने को तो जगह दे ही देगी? क्या वो काउंट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट।
इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इंडिया कोशिश करती है वेलफेयर स्टेट बनने की। हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम उसकी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके कारण गरीबी बहुत ज्यादा है, उसकी प्रॉब्लम है। पर हम लोगों को घर बनवा बनवा के सरकार देती है। 60% हमारी आबादी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर्ड है। इतने लोगों को खाना खिलाना, घर देना बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए तब भी, इस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे जहां पे इस टाइम हम हैं। हाँ जी बिल्कुल, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। हमने सब कुछ एक पर्सन के भरोसे नहीं छोड़ा हुआ कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो स्टेट एटलीस्ट उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है, हमारे यहाँ पोटेंशियल और उसके थ्रू कोशिश करती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेलफेयर स्टेट, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, ठीक है, कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविटी से पार्टिसिपेशन के लिए ना रोका जाए, उन्हें जो करना है वो करने दिया जाए, उन्हें जो एक्सप्रेस करना है उन्हें करने दिया जाए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, लोगों के फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सब कुछ प्रोवाइड हो। सोशल इक्वालिटी, लोगों में किसी भी कास्ट, रिलीजन, इन सारी चीजों का भेदभाव ना हो। पब्लिक वेलफेयर, कि लोगों की डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज का ध्यान रखा जाए, उनकी ग्रोथ का, उनके उस चीज का, फील्ड का भी ध्यान रखा जाए, और कल्चरल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाए, ताकि जो लोगों का इंडिजिनस कल्चर है, लोकल कल्चर है, वो हमेशा प्रमोट हो, ठीक है। उनके पहनावा हो सकता है, उनका खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे लोग हेल्प करते हैं, लोग वगैरह के लिए उनको फूड सेंटर प्रोवाइड करते हैं, वो वेलफेयर स्टेट का पार्ट ही है। वेलफेयर स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट करती है, तुम्हारा उसमें रोल सिर्फ टैक्सेशन का है। जो लोग अपने बिहाफ पे सेवा करते हैं वो फिलैंथ्रोपी है। अगर तुम लोगों को खाना खिलाते हो, लोगों को दान देते हो, कुछ भी करते हो, तुम एक फिलैंथ्रोपिस्ट हो। वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है। गुरुद्वारों को या मंदिरों को, उन्हें तभी तुम स्टेट का पार्ट बना सकते हो बिकॉज वो वेलफेयर कर रहे हैं। एज ए इंडिविजुअल तुम अपने आप को नहीं कर सकते, वो इंस्टीट्यूशंस है। इंडिविजुअल कभी इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ठीक है। इंस्टीट्यूशन स्टेट का पार्ट होते हैं, वो वेलफेयर स्टेट का पार्ट बनेंगे बिल्कुल, क्योंकि एनजीओ भी वेलफेयर स्टेट का पार्ट है बिल्कुल। गवर्नमेंट से फंड आते हैं फिर तो वो पार्ट है बिल्कुल। गवर्नमेंट से ना भी फंड आते हैं, गवर्नमेंट उन्हें अलाउ भी कर रही है करने को, ठीक है, या रोक नहीं रही उन्हें करने को, तो भी वेलफेयर स्टेट का वो पार्ट है। इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक अकेला बंदा नहीं। हाँ, वो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है। ग्रुप भी अपने आप में फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है, पर वो वेलफेयर स्टेट का पार्ट हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से अपने फंड्स डिराइव करता है और वो अपने आप को कैसे कैटेगराइज करना चाहता है। वैसे हमेशा प्राइवेट लोगों के लिए जो बेटर वर्ड होता है वो हमेशा फिलैंथ्रोपिस्ट होता है वेलफेयर में हमेशा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मतलब सरकार के अलावा बाकी, उनके लिए कंपलसरी नहीं है ये करना। मतलब सारे मंदिर गुरुद्वारे भी नहीं करते, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह ही लंगर बन रहा है, हर जगह लोगों को रहने की जगह मिल रही है, ठीक है। तो उनकी मर्जी है, जो कर सकता है वो कर रहा है, नहीं कर सकता वो नहीं कर रहा, ठीक है। सर कोरोना के टाइम पे कई कंट्रियों में या शहरों के लोगों को जैसे सरकार के साथ वो वेलफेयर स्टेट का ही पार्ट है। जो लोगों को खाना सरकार ने फ्री में दिया है कोविड के टाइम, वो वेलफेयर स्टेट, वही तो बात है कि समवन टू लुक फॉर, कि तुम एक जब सेफ नेट से नीचे गिर गए किसी टाइम पे, किसी बुरे टाइम पे, जैसे कोविड का टाइम ही हो गया, तो सरकार तुम्हें कवर कर पाए,
ठीक है, तो ये था आपका पहला लेक्चर। सॉवरेनिटी से हम कल प्रीएम्बल में कैसे यूज करना है यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पहला लेक्चर।